जय हिंद साथियों, आशा और उम्मीद करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे। मित्र, आज हम लोग भारतीय भूगोल की श्रृंखला में एक ऐसा चैप्टर पढ़ने के लिए जा रहे हैं जहां से हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आप यदि दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चैप्टर जिसका नाम है प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इसको उठा के देख लीजिए PYQ को लेकर के। मित्र, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा मतलब ये है। और मैं जिस तरीके से पढ़ाऊंगा ना, उस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप भारतवर्ष का कोई भी एग्जाम देते हैं, उसमें ज्योग्राफी पूछा जाता है तो मित्र क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। लेकिन मैं आपके लिए इतनी शिद्दत से, लगन से मेहनत करता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से कुछ नहीं मांगता मेरे भाई। अभी तक बता दीजिए मैंने आपसे कुछ मांगा हो, लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट के एक साथ करता हूँ, सेशन को शेयर जरूर कर दिया करें और सेशन पे नए हो सेशन को सब्सक्राइब कर लिया करें। जिन क्वेश्चन का आंसर पूछूं कमेंट सेक्शन में खोल के रखा है, आप लोग क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हैं और जिन क्वेश्चन का मैं पूछूं आप बता सकते हैं। तो आप लोग हेडिंग बनाएंगे प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर प्लेट्यू। सबसे पहले मित्र आप एक काम करें, रोजाना की तरह से, ये शायद मैं जानता हूं 10वीं या 11वीं क्लास है, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, शुरू से लेकर के अब तक वीडियो देख लें, बेहतर नोट्स बना लें। इससे पूर्व मैंने बहुत सी चीज़ें पढ़ाई थी, उसके बारे में जाकर के जरूर पढ़ें। उसके बाद इस चैप्टर को देखें, इस क्लास को देखें, तो चीज़ें आपको जुड़ती हुई समझ में आ जाएंगी। मित्र, आप लोग एक प्यारा भारत का मैप बनाएं, ताकि मैं आज आपको ये बता सकूं कि मैं आज आप प्रायद्वीपीय भारत के तहत क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। आप भी मेरे साथ मित्र एक प्यारा सा भारत का मैप बना लें, ताकि चीज़ें आपको समझ में आ सकें। और मित्र, जब तक भारत का मैप बनाना नहीं आप जानोगे, कोई दिक्कत नहीं, पहले गलत आएगा, एक दिन ऐसा आएगा समझ में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, मैं भी पहले मतलब जम्मू कश्मीर को चेन्नई में दिखा देता था और अरुणाचल प्रदेश को गुजरात में दिखाई देता था। मुझ पर पहले मतलब मैंने जब शुरू किया था, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं होता, पर अपने काम चलाने के लिए सब कुछ सही बना देता हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। प्रायद्वीपीय पठार के तहत हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे आज अरावली पर्वत श्रृंखला। किसके बारे में पढ़ेंगे? अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद विंध्य पर्वत के बारे में पढ़ेंगे, ये विंध्य पर्वत है। सतपड़ा पर्वत के बारे में पढ़ेंगे, ये सतपड़ा पर्वत श्रृंखला है। इसके बाद केंद्रीय उच्च भूमि के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आगे छोटा नागपुर के पठार के बारे में पढ़ेंगे, ये छोटा नागपुर का पठार है। यहाँ शिलांग का पठार है या मेघालय का पठार है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ये मेघालय का पठार है। इसके साथ साथ मेरे भाई पश्चिमी घाट के बारे में पढ़ेंगे, पूर्वी घाट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? पूर्वी घाट के बारे में पढ़ेंगे। नीलगिरी की पहाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। अन्नामलाई की पहाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे, ये अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं। पालनी की पहाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पर कौन कौन से छोटे छोटे पठार पाए जाते हैं, जैसे दंडकारणी का पठार, टेलर का पठार, इन सब के बारे में बेहतर तरीके से हम इस क्लास में जानेंगे। इसलिए अब आप समझ चुके होंगे सेशन कितना इंपॉर्टेंट है, कितना लाजवाब है। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मित्र आप स्किप करके जा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। लेकिन मेरा काम है इसे बेहतर तरीके से पढ़ाना। तो जो भाई सेशन पे हैं वो बने रहें अंत तक। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा अरावली पर्वत श्रेणी। आप लोग हेडिंग बनाइए, ये अरावली पर्वत श्रेणी है, अरावली पर्वत श्रेणी। इसके बारे में बताऊंगा। जो आपको मित्र इमेज पर यह दिखाई दे रही है, ये क्या मित्र? अरावली पर्वत श्रेणी है, अरावली पर्वत श्रेणी है। अच्छा, मैं इसे अलग बना दूं मित्र, इस नक्शे से अलग बना दूं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ताकि चीजें आपको एक एक करके बारी बारी से क्लियर हो जाएंगी मित्र, बारी बारी से क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। फिर आप लोग भारत का मैप बना लें मेरे साथ, ताकि चीजें आपको क्लियर होती चले। ठीक, हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं तो अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। तो अरावली पर्वत श्रृंखला मतलब इस तरीके से है, इस तरीके से।
ये क्या है? अरावली रेंज, अरावली श्रेणी है मित्र, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले जो अरावली पर्वत श्रेणी है मित्र, ये एक अवशिष्ट पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है। और इसके साथ साथ इस बात को भी ध्यान रखिए, यह विश्व का मतलब, विश्व मतलब दुनिया का, दुनिया का या विश्व का सबसे प्राचीनतम, जब पृथ्वी बनी थी उस समय सबसे पहले इसी पर्वत का निर्माण हुआ था, अरावली पर्वत श्रृंखला का। इसलिए यह दुनिया का सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। अगर आप ये पूछा जाए भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो मित्र भारत है, वो विश्व से अलग थोड़ी नहीं है, वो भी तो विश्व का ही एक अंग है ना। तो आप क्या इसका आंसर क्या बताएंगे? अरावली पर्वत श्रेणी। तो ध्यान रखना, यह विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, पर्वत श्रेणी है मेरे भाई। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। अच्छा एक बात बताइए, जब सबसे पुरानी है और पृथ्वी बने हुए लगभग काफी लंबा समय हो गया, जब इसका निर्माण हुआ था 570 मिलियन वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ था, तो अब तो इसके मित्र आप जानते हो, तब से लेकर के अब तक इसने वायु को भी झेला होगा, तूफानों को भी झेला होगा, वर्षा को भी झेला होगा, बाढ़ को भी झेला होगा, चक्रवातों को भी झेला होगा, मानसून की हर गतिविधि को इसने झेला होगा, प्रकाश को झेला होगा। इस कारण जो अरावली पर्वत श्रेणी है ये मित्र, इसका क्या हो गया है, ये अब पहले जो बड़ा था अब कैसा हो गया है? छोटा हो गया है। धीमे धीमे क्या हो गया है? ये छोटा होता गया है। और छोटा होता गया है, जो वर्तमान स्थिति है उसे कहते हैं अवशिष्ट पर्वत, मतलब जिसके अब अवशेष बचे हुए हैं। अवशिष्ट का मतलब क्या होता है कि अब केवल इसके अवशेष बचे हुए हैं, इसलिए इसे अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। तो पूछा जाए अरावली पर्वत श्रेणी है मित्र, वो किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है, तो आप क्या बताएंगे? अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है, और दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। इस बात को भी आप लोग बेहतर तरीके से अब जान ही गए मित्र। क्या मतलब? जान ही गए। इतनी बात मैं जानता हूं आप लोगों के समझ में आ चुकी होगी। यहां तक किसी भाई को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इसके विस्तार की बात की जाए, इसका विस्तार कहां से कहां तक है, कितने किलोमीटर है, कितने राज्यों में फैला हुआ है, तो आप क्या बताएंगे? इसका जो एक्सपेंशन है वह मित्र 4 राज्यों में है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा विस्तार कहां पर है, तो आप बताएंगे राजस्थान राज्य में। ये गुजरात में एक स्थान है पालमपुर। ये गुजरात में पालमपुर से शुरू होती है, गुजरात के बाद ये राजस्थान में जाती है, राजस्थान में, और राजस्थान मैंने आपको ये बताया था सर्वाधिक विस्तार है। क्या मित्र? सर्वाधिक विस्तार है, सर्वाधिक विस्तार है इसका। उसके बाद ये इसका भाग कुछ हरियाणा में जाता है, हरियाणा में। उसके बाद ये कहां पहुंचती है? दिल्ली पहुंचती है मेरे भाई सभी को दिल्ली जाना है, दिल्ली तो भारत की राजधानी है, सभी को दिल्ली जाना है, तो ये भी दिल्ली की ओर निकल पड़ी है। ठीक है, दिल्ली में कहां पर? रायसीन की पहाड़ियों तक, रायसीन की पहाड़ियां। अच्छा मित्र, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रायसीन की पहाड़ियां हैं, राष्ट्रपति भवन है वो किन पहाड़ियों पर स्थित है? दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है ना मित्र, वो किस पहाड़ियों पर स्थित है? तो ध्यान रखना, जो राष्ट्रपति भवन है, वो मित्र रायसीन की पहाड़ियों पर है, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मतलब मेरा यह है कि ये जो पर्वत श्रृंखला है वो इस तरीके से निकली हुई है, इस तरीके से। हाँ, यहां गुजरात में स्थान है पालम, वहां से शुरू होती है और ये कहां पहुंचती है? ये पहाड़ियां आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, ये रायसीन की पहाड़ियां हैं। किसकी पहाड़ियां हैं? रायसीन की। तो इसका जो विस्तार है वो गुजरात राज्य में, राजस्थान राज्य में, हरियाणा में और दिल्ली में मित्र। और इसकी जो लेंथ है, लंबाई है, लगभग 800 किलोमीटर है। कितनी मित्र? 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पूछी तो नहीं जाती हालांकि, लेकिन अपनी नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए इन चीजों को समाये रखना आपका कर्तव्य है।
आपको ये जानना चाहिए कि इसकी लंबाई कितनी है। तो लगभग 800 किलोमीटर, कहीं पर 880 किलोमीटर मिलता है, लेकिन एक एवरेज पूछा जाता है तो 800 किलोमीटर के समथिंग इसकी मेरे भाई क्या है, लंबाई है। अगर पूछा जाता है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? अगर पूछा जाता है मेरे भाई कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बताएंगे कि पवन सर ने हमको बता दिया है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर है। कौन सी है? गुरु शिखर। ये चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। तो सबसे ऊंची चोटी ऊंची चोटी कौन सी है, तो मेरे भाई क्या बताएंगे? गुरु शिखर है, गुरु शिखर। और ये कहां पर है? ये माउंट आबू पर्वत पर है मेरे भाई। कहां पर? यहां पर राजस्थान में पड़ता है माउंट आबू, माउंट आबू पर्वत पर, माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है मित्र वो 1722 मीटर है। कितनी? 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। और यहीं पर मित्र एक मंदिर है जिसे दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहते हैं। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, क्या कहते हैं? दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है मेरे भाई। क्लियर हुआ? और ये सभी कहां पर है? राजस्थान में। ध्यान रखिए, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां पर है? राजस्थान में। माउंट आबू पर्वत कहां पर है? राजस्थान में। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर मेरे भाई। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी जिस तरीके से मैं बता रहा हूं मित्र। और ज्यादा डीपली पूछा जाता है तो बताइए, ये गुरु शिखर है राजस्थान के सिरोही जिले में। सिरोही डिस्ट्रिक्ट पड़ता है राजस्थान का, उसमें ये स्थित है मेरे भाई, उसमें ये स्थित है। आप लोग नहीं भूलेंगे। एक बात अक्सर पूछी जाती है, जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, इसका जो निर्माण है मित्र, इसका जो निर्माण है वह मोहम्मद बिन तुगलक, एक शासक हुआ था, तुगलक डायनेस्टी में एक शासक हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक। एक फिरोज शाह तुगलक था, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक हुआ। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, जैसे पागल बादशाह कहा जाता है ना उसके बारे में, तो इसी के समय इसका एक सेनापति हुआ करता था बिमल शाह, उसने इसका निर्माण कराया था इस मंदिर का मेरे भाई। यहां तक किसी भाई को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। जिस तरीके से पढ़ा पढ़ा है उस तरीके से किसी भाई को दिक्कत नहीं होना चाहिए। बताइए, अगर यहां तक आपको किसी को और किसी क्वेश्चन पूछना हो तो बताइए। मैं जानता हूं लगभग आप इतना तैयार कर लेंगे ना तो क्वेश्चन न के बराबर गलत होंगे और न के बराबर बाहर जाएंगे मित्र। ठीक है, आगे चलें, बताइए आगे चलें। अच्छा, कभी कभी अगर पूछा जाए इसका जो विस्तार है वो कितना है, तो आप क्या बताएंगे? ठीक है, एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है कि सर ये बताएं, अरावली ये किस भाषा का शब्द है? अरावली है ये किस भाषा का शब्द है? तो ध्यान रखना, ये अरावली संस्कृति भाषा का शब्द है। संस्कृति भाषा का, किस भाषा का शब्द है? संस्कृति भाषा का शब्द है। आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अरा का मतलब क्या होता है? अरा का मतलब होता है पर्वत। मतलब अरा का अगर अर्थ पूछा जाए तो अरा का मतलब क्या होता है? पर्वत होता है। और वली का मतलब क्या होता है? वली, तो इसका अर्थ होता है मित्र श्रेणी। क्या होता है? पर्वत श्रेणी। ठीक है, समझ में? ये भी कंफ्यूजन मैंने आपका दूर कर दिया। और बताएं, और क्या पूछना चाहते हैं आप लोग? क्लियर हुआ? हाँ, ठीक है, आगे चले। अब अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में मैंने आपको बेहतर तरीके से बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा जो मैंने दूसरा वाला बताया था ना, ये वाला कहाँ गया? 1 सेकंड, चलो मिटा दिया था हमने वो। हम लोग सतपड़ा पर्वत श्रेणी के बारे में बताएंगे, सॉरी विंध्य पर्वत श्रेणी के बारे में। दूसरा बताएंगे विंध्य पर्वत श्रेणी के बारे में। विंध्य पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी, इसे मित्र विंध्यांचल पर्वत श्रेणी भी कहते हैं। विंध्यांचल श्रेणी भी इसे कहा जाता है। ठीक, ये भारतीय मैप पर कहां पर है तो जरा ध्यान दें। ये भारतीय मैप पर जहां पर भी है उसे हम बना लेते हैं ताकि चीजें और आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सकें। मित्र, ये तो मैंने अरावली आपको बताया था, ये वाला जिसके बारे में बता चुका हूं। दूसरा जो बताने जा रहा हूं विंध्य पर्वत है बच्चों, इस तरीके से। ये कौन सा है?
विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत श्रेणी या विंध्यांचल पर्वत श्रेणी। ठीक है, यहां तक किसी भाई को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसी में उम्मीद करता हूं। हाँ, अगर इसके विस्तार की बात की जाए, विंध्यांचल पर्वत के विस्तार की बात की जाए, तो इसका विस्तार मित्र सर्वाधिक जो विस्तार है वो मध्य प्रदेश राज्य में, इसका सर्वाधिक विस्तार है वो मध्य प्रदेश राज्य में। एक बात आपको इस पर्वत श्रेणी से क्या लगती है, आपको यह चीज नजर आ रही होगी कि ये जो पर्वत श्रेणी है मित्र, यह भारत को दो भागों में विभाजित कर रही है, एक उत्तर भारत और एक दक्षिण भारत। देख लीजिए, आपको मैप से ये स्पष्ट हो रहा है। जब तो मैं आपसे कहता हूं कि आप जो भी चीजें पढ़े मैप के माध्यम से पढ़े मित्र। तो ध्यान दीजिए, ध्यान रखना, विंध्य पर्वत है यह उत्तर भारत और दक्षिण भारत का विभाजन करता है। क्या करता है? विभाजन। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य क्या करता है? विभाजन करता है। क्लियर हुआ? अगर पूछा जाए कि आप ये बताएं ऐसी कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत को क्या करती है? विभाजन करती है, तो आप क्या बताएंगे? विंध्यांचल पर्वत श्रृंखला। कौन सी बताएंगे? विंध्यांचल पर्वत श्रृंखला बताएंगे मेरे भाई, याद रखना। इसके साथ साथ अगर पूछा जाता है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, चोटी कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हालांकि वो मध्य प्रदेश राज्य में ही है, तो ध्यान रखना, कालूमार है उसका नाम। क्या नाम है? कालूमार। किसी भाई का नाम कालू हो तो प्लीज बुरा मत मानना, कालूमार। पता चला कालूमार के नाम से आप कालू को मारना शुरू कर दें, कालूमार। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है मित्र? कालूमार है, आप लोग याद रखना। अच्छा, जो कालूमार पर्वत है मित्र, इसे सद्भावना शिखर भी कहते हैं मित्र। क्या कहते हैं? सद्भावना। शद और भावना अलग अलग हैं, एक ही है मित्र, अलग अलग नहीं है। सद्भावना शिखर भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? सद्भावना शिखर भी कहते हैं। और इसके साथ साथ, सद्भावना शिखर के साथ साथ इसे गुडविल पीक भी कहा जाता है। गुडविल पीक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुडविल पीक भी इसे कहा जाता है। नोट कर लेना, ठीक है? आप लोग हिंदी में लिख लेना, गुडविल पीक। गुडविल पीक भी इसे कहा जाता है मेरे भाई। किसको? कालूमार को। ठीक है, कितना प्यारा नाम है कालूमार, और इसके कितने नाम हैं। क्लियर हुआ? एक बात और याद रखेंगे, जो कालूमार या सद्भावना या गुडविल पीक है ना विंध्य पर्वत की, या मध्य प्रदेश की, किसकी? मध्य प्रदेश की, हम लोग कह सकते हैं एमपी की। एमपी मतलब मध्य प्रदेश होता है, मनी प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, एमपी की यह सर्वोच्च चोटी है, यह सर्वोच्च चोटी है मेरे भाई, चोटी है। भाई शेयर जरूर करें, आप लोगों से मेरी गुजारिश है, शेयर जरूर करें। इसके बाद और जरा महत्वपूर्ण बातें जान लीजिए आप लोग, जिसे आपको जान लेना चाहिए। ये तो क्लियर हो गया विंध्य पर्वत। इसी में कुछ और बातें हैं। इसकी आगे जो श्रृंखला है, इस तरीके से दो श्रृंखला जाती हैं, एक श्रृंखला ये हो गई, एक श्रृंखला ये हो गई। ठीक है, ये वाली श्रृंखला है, इसे भामेर की पहाड़ियां कहते हैं। भामेर की पहाड़ियां। क्लियर हुआ? हालांकि विंध्यांचल का ही पार्ट है ये, और ये वाला जो पार्ट है मित्र, इसे कहते हैं कैमूर की पहाड़ियां। कैमूर की पहाड़ियां। क्या कहते हैं? कैमूर की पहाड़ियां कहते हैं। समझे? अगर पूछा जाए कि जो भानेर की, किसकी? भामेर की पहाड़ियां हैं, भामेर की पहाड़ियां वो किसका पार्ट है, तो आप क्या बताएंगे? विंध्य पर्वत का। मेरा किसका? विंध्य पर्वत का बताएंगे। ये कहां, इनका विस्तार कहां पर है? तो इनका जो विस्तार है मेरे भाई, वह मध्य प्रदेश, एमपी प्लस यूपी में है। कहां पर? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इनका विस्तार है मेरी। पूछा जाए भामेर की पहाड़ियां किन दो राज्यों में हैं, तो बताएंगे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। किसमें?
मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इनका विस्तार है मेरे भाई। उसी तरीके से जो कैमूर की पहाड़ियां हैं, कैमूर की पहाड़ियां हैं, कैमूर की जो पहाड़ियां हैं ना मेरे भाई, इनका जो विस्तार है वो क्या बताएंगे आप? इनका विस्तार दो राज्यों में है, एक तो मध्य प्रदेश एमपी प्लस बिहार, बिहार राज्य में इनका विस्तार है, बिहार राज्य में इनका विस्तार है। आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत? अच्छा, जो विंध्य पर्वत है मित्र, ये भी एक अवशिष्ट पर्वत है, जैसे अरावली है ना, उसी तरीके से अवशिष्ट पर्वत है, मतलब ये भी एक पुराना पर्वत है। कैसा है? पुराना या प्राचीन पर्वत है। कैसा है? प्राचीन या पुराना पर्वत है। अगर इसके विस्तार की बात आ जाए कि इसका जो विस्तार है वो कितने राज्यों में है, कहां कहां पर है, तो आप क्या बताएंगे? हालांकि कुछ तो बता चुका हूं ना मैं आपको। इसका जो विस्तार है मेरे भाई, आप कहां बताएंगे? इसका जो विस्तार है बताइएगा। इसका जो विस्तार, ये शुरू हो जाती है मित्र कहां से? गुजरात से। कहां से? गुजरात से शुरू हो जाती है। गुजरात के बाद फिर मध्य प्रदेश में जाती है, और मध्य प्रदेश में मित्र इसका सबसे ज्यादा विस्तार है, सर्वाधिक, सर्वाधिक इसी का विस्तार है, विंध्य पर्वत का मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद कहां जाती है बताइए? मैंने बताया था आपको, उत्तर प्रदेश में भी जाती है, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद कहां जाती है? उसका बिहार में जाती है। भाई कुमायूं की पहाड़ियां, कैमूर की पहाड़ियां बिहार में है, बिहार में जाते हैं। तो चार राज्यों में भाई इसका विस्तार है। कितने राज्यों में? चार राज्यों में इसका विस्तार है। उम्मीद है ये सारी बातें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ चुकी होंगी, क्लियर हुआ? इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले पर्वत श्रेणी पर, जो यहां पर इसके जस्ट नीचे है, इस तरीके से, इस तरीके से। इसको कहा जाता है सतपड़ा, सतपड़ा श्रेणी। हम लोग सतपड़ा श्रेणी के बारे में भाई पढ़ेंगे, हम लोग सतपड़ा पर्वत श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। चलें तो फिर आगे चलते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगी ऐसी मुझे उम्मीद है। आगे चलिए, फिर एक काम करेंगे, एक मैप बनाएंगे। ध्यान दीजिए, हमने अरावली के बारे में पढ़ लिया था, विंध्य पर्वत के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे मित्र किसके बारे में? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बारे में। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के आप लोग हेडिंग डालिए, सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात मित्र, सतपुड़ा पर्वत है मित्र एक भ्रंश पर्वत है, एक ब्लॉक माउंटेन है ये। कैसा है? ब्लॉक माउंटेन है, भ्रंश पर्वत है। ये क्या होता है बताता हूं, नोट कर लीजिए। इसे क्या कहते हैं? भ्रंश पर्वत कहते हैं, भ्रंश पर्वत, भ्रंश पर्वत भी कहा जाता है। और इसके साथ साथ इसे ब्लॉक पर्वत भी कहते हैं, ब्लॉक पर्वत या ब्लॉक पर्वत, पर्वती भी इसे कहा जाता है मेरे भाई। क्लियर हुआ? अच्छा, ब्लॉक पर्वत कहते किसे हैं? तो मान के चलिए ये कोई पहले भूखंड था, इस तरीके से रहा हुआ अपने समय का, इस तरीके से कोई भूखंड है ये। किसी कारणवश इसमें यहां पर क्या पड़ गई? दरार पड़ गई, इस तरीके से, इस तरीके से टूट गया, और ये टूटा हुआ भाग इस तरीके से धस गया, ये इस तरह धस गया, इस तरीके से, इस तरीके से। ये अलग भूखंड हो गया कि नहीं हो गया? ये जो अलग भूखंड हो गया ये वाला, इसको ही मित्र ब्लॉक पर्वत या भ्रंश पर्वत कहते हैं। ये वाला, ये क्या है मित्र? भ्रंश पर्वत। इसको ही भ्रंश पर्वत कहते हैं या ब्लॉक पर्वत इसे ही कहा जाता है। सतपुड़ा मित्र इसी का उदाहरण है। और ये जो इस तरीके से गड्ढा बन गया ना, ये वाला गड्ढा, इसको भ्रंश घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी।
और इनको क्या कहा जाता है? भ्रंश घाटी कहा जाता है। इन्हीं भ्रंश घाटियों में से होकर के, इन्हीं भ्रंश घाटियों से होकर के आपने देखा होगा नर्मदा नदी इस तरह बहती है उल्टी, ताप्ती नदी इस तरह बहती है उल्टी, इन भ्रंश घाटियों में बहती है मित्र। है ना, जब मैं नदी पढ़ाऊंगा तब हालांकि आगे बताऊंगा, चिंता ना करें। तो ये जो पर्वत है मित्र, ये क्या कहलाता है? भ्रंश पर्वत या ब्लॉक पर्वत। सतपुड़ा मित्र इसी का बेस्ट उदाहरण है। क्लियर हुआ? यहां तक मैं जानता हूं किसी भाई को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसे रिफ्ट वैली भी क्या कहते हैं, अंग्रेजी वाले भाई जो हैं, इसे रिफ्ट वैली भी कहा जाता है। क्लियर हुआ? हाँ, अब हम लोग सतपुड़ा के बारे में बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। चलिएगा, ये पॉइंट क्लियर हो गया ना आपको? हाँ, होगा, होना ही चाहिए। सबसे पहले सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को मित्र 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। जाना जाता है। वो कैसे? जैसे एक पर्वत श्रेणी मेरे भाई ये वाली हुई, एक आपकी ये वाली हुई, दूसरी ये वाली हुई, और तीसरी ये वाली हुई। ठीक, ये 3 श्रेणियां हैं। हालांकि इनको सम्मिलित रूप से, इनको भाई सम्मिलित रूप से सतपुड़ा रेंज कहते हैं। इन तीनों को सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां कहा जाता है। ये वाली जो पर्वत श्रेणी है, ये वाली, इसको राजपीपला की पहाड़ियां कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? राजपीपला की पहाड़ियां। राजपीपला की पहाड़ियां, इसे क्या कहा जाता है? राजपीपला की पहाड़ियां कहा जाता है मित्र। क्लियर हुआ? ये जो पहाड़ियां, इनको महादेव की पहाड़ियां कहते हैं। महादेव की पहाड़ियां। क्या कहते हैं मेरे साथी? महादेव की पहाड़ियां कहते हैं। और ये वाला जो पार्ट है ना, इसे मेकाल की पहाड़ियां कहते हैं। मेकाल की पहाड़ियां। यहां तक किसी को दिक्कत भाई को बताइए? यहां तक किसी को दिक्कत हो या समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं और करूंगा सुधार, बताइए। और बेहतर तरीके से सुधार करने की कोशिश करूंगा और आपको और बेहतर तरीके से पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा जरूर मैं, मेरा वादा, ये मेरी जिद है। और ऐसी जिद आपके अंदर भी होनी चाहिए। आज नहीं तो कल, कहते हैं ना, सोना जितना उसे घिसा जाता है उतना उसमें चमक आता है। आप भी उसी तरीके से बनिए भाई, आप भी उसी तरीके से बनिए। हाँ, इतनी बात मैं जानता हूं आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। अच्छा, जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसकी सबसे ऊंची पीक कौन सी है? तो इसकी सबसे ऊंची पीक बच्चों ये वाली है, ये वाली। चलो छोटी बना देता हूं, है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये वाली, ये वाली। इसे क्या कहा जाता है? इसे धूपगढ़। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे मित्र धूपगढ़ कहा जाता है। धूपगढ़। ये चोटी है मित्र। क्या है? चोटी है 1350 मीटर ऊंची। कितनी? 1350 मीटर ऊंची है ये। क्लियर हुआ? अगर आपसे पूछा जाता है कि सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? धूपगढ़ है। धूपगढ़ है मेरे भाई। तेरह सौ 50 मीटर इसकी ऊंचाई है। और किन पहाड़ियों पर है? तो ध्यान रखना, ये महादेव पहाड़ियों पर है। ये भी पूछा जाता है कौन सी पहाड़ियों पर है, तो महादेव पहाड़ियों पर है।
किस राज्य में मित्र? तो राज्य पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, किस राज्य में? मध्य प्रदेश में है। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ? इतनी मैं जानता हूं, इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। अच्छा, यहीं पर मित्र एक हिल स्टेशन पाया जाता है, यहीं पर एक हिल स्टेशन है। यहां पर हिल स्टेशन जानता, पर्वतीय नगर कहते हैं उसे। इसका नाम है पंचमढ़ी। क्या नाम है? पंचमढ़ी। पंचमढ़ी पूछा गया है। पंचमढ़ी हिल स्टेशन है, वो किस राज्य में है? हिल स्टेशन, हिल स्टेशन किस राज्य में है? तो बताएंगे मध्य प्रदेश में। किन पहाड़ियों पर है? तो महादेव की पहाड़ियों पर है भाई। किन पहाड़ियों पर है? महादेव की पहाड़ियों पर। आप लोग याद रखेंगे, महादेव की पहाड़ियों पर है, याद रखना। हिल स्टेशन कौन सा? पंचमढ़ी। अरे पंचमढ़ी हिल स्टेशन है मित्र, इसको ध्यान रखना, सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। नोट कर दूं मैं, पंचमढ़ी हिल स्टेशन स्टेशन को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। क्या कहते हैं? सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। क्वीन ऑफ सतपुड़ा, क्वीन ऑफ सतपुड़ा, क्वीन ऑफ सतपुड़ा, सतपुड़ा की इसे रानी कहा जाता है मित्र। इतनी बात मैं जानता हूं, समझ में आ चुकी होगी। अच्छा, एक बात और याद रखना मेरे भाई, जो मैकाल की पहाड़ियां विशेष करके इनका विस्तार छत्तीसगढ़ राज्य में ज्यादा है। इनका जो विस्तार है वो छत्तीसगढ़ राज्य में, मैकाल की पहाड़ियों का। और मैकाल की पहाड़ियों पर एक चोटी है बच्चों, इस तरीके से, इस तरीके से। इस चोटी को अमरकंटक चोटी कहते हैं। अमरकंटक। वैसे पूछा जाए अमरकंटक चोटी है वो किसका पार्ट है? तो ध्यान रखना, सतपुड़ा का। पहाड़ियां पूछा जाए तो बता सकते हैं मैकाल की पहाड़ियों का। यहां से मित्र 3 नदियों का उदय हुआ है। इस अमरकंटक चोटी से 3 नदियों का उदय हुआ है। इसे मैप को हटा दूं मैं। हाँ, अमरकंटक चोटी से मित्र 3 नदियों का उदय हुआ है। किस किस का उदय हुआ है? तो ध्यान रखना, नर्मदा नदी का। किसका? नर्मदा नदी का। 3 नदियों का ऑरिजिन हुआ है। सबसे पहले नर्मदा रिवर का, फिर सोन नदी का, सोन नदी, जैसे सोन नदी, और तीसरी कौन सी है? तो महानदी है मेरे भाई, महानदी से उड़ीसा का शोक कहते हैं, महानदी। पूछा जाए नर्मदा नदी का उद्गम कहां से हुआ है? तो बता सकते अमरकंटक चोटी। किस पहाड़ी से? तो मैकाल की पहाड़ी। ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। नर्मदा नदी का उद्गम कहां से हुआ है? तो छत्तीसगढ़ में मैकाल की पहाड़ियां, अमरकंटक चोटी से। ठीक है, आप लोग बेहतर तरीके से इन बातों को याद रख सकते हैं। यहां तक किसी भाई को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अच्छा, जो सतपुड़ा रेंज है मित्र, जो सतपुड़ा रेंज है, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, इस तरीके से, ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। इसके उत्तर में नदी बहती है, इस तरीके से। यहां से निकली है, ये नदी है, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। और इसके दक्षिण में भी एक नदी बहती है, जो अरब सागर में गिरती है। इसे कहते हैं ताप्ती नदी। कौन सी नदी मित्र? ताप्ती नदी। अगर पूछा जाए सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है वो किन 2 नदियों के मध्य है, तो आप क्या बताएंगे? नर्मदा और ताप्ती। या सतपुड़ा के उत्तर में कौन सी नदी है? बता सकते हैं नर्मदा नदी। सतपुड़ा के दक्षिण में कौन सी नदी है? तो बता सकते हैं ताप्ती नदी। यहां तक भाई किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ? आगे चलें। तो मैंने आपको ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बारे में बेहतर तरीके से बताने का प्रयास किया। ठीक है,
अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला फैक्ट है, पहले सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, मैप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक भारतीय मैप बनाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे केंद्रीय उच्च भूमि। क्या पढ़ेंगे? केंद्रीय उच्च भूमि। उच्च भूमि, उच्च भूमि ये कहां पर स्थित है? केंद्रीय उच्च भूमि कहां पर स्थित है? देखिए जरा ध्यान दीजिए। आप लोग सबसे पहले एक भारत का मैप बनाने इसी तरीके से। इस तरीके से आप जब तक भारत का मैप नहीं बनाएंगे तब तक भारतीय भूगोल से मित्र प्रेम नहीं होगा। मैंने आपको बताया, ये क्या बताया था मैंने? अरावली पर्वत श्रेणी। इसके बाद मैंने विंध्य पर्वत श्रेणी बताई थी। इसके बीच में ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको ही केंद्र उच्च भूमि कहा जाता है। केंद्रीय उच्च भूमि कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? केंद्रीय उच्च भूमि कहते हैं। जब तक आप मैप के माध्यम से ठीक तरीके से नहीं पढ़ोगे तब तक आपको फिल्म की तरह चीजें याद नहीं रहेंगी। इस पार्ट को क्या कहते हैं? केंद्रीय उच्च भूमि कहते हैं। और केंद्रीय उच्च भूमि के तहत मित्र हम लोग 3 पठारों के बारे में पढ़ेंगे। केंद्रीय उच्च भूमि के पर 3 पठार स्थित हैं। सबसे पहले ये वाला जो पठार है, ये वाला पठार नंबर 1, इसे मालवा का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? मालवा का पठार। मालवा का पठार कहते हैं। मालवा का पठार कहते हैं, पहला वाला। और जो दूसरा वाला है ना, ये वाला पठार है, इसे बुंदेलखंड का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार आप लोग नोट कर लीजिए। और जो तीसरा वाला है, ये वाला, ये वाला, 1 सेकेंड, तीसरा वाला, चलो कोई बात नहीं, तीसरा वाला ये वाला है मित्र, इसको बघेलखंड का पठार कहते हैं। बघेलखंड का पठार। तो इसके तहत जो केंद्रीय उच्च भूमि है, इसके तहत हम 3 पठारों के बारे में पढ़ेंगे। मालवा का पठार, दूसरा मैंने आपको कौन सा बताया? बुंदेलखंड का पठार, खंड का पठार। और जो तीसरा वाला है उसे कहते हैं बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार। हाँ, सबसे पहले हम लोग मालवा के पठार के बारे में देखते हैं। मालवा के पठार की क्या इंपोर्टेंस है? पहली बात, जो मालवा प्लेट्यू है, ये मोस्टली इसका जो निर्माण हुआ है वह ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के बाहर निकलने पर जो जम जाता है लावा, उसे मैग्मा कहा जाता है। मैग्मा से इसका निर्माण हुआ है। और जब मैग्मा जम जाता है तो बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण कर बेसाल्ट चट्टान का रूप ले लेता है। तो अगर पूछा जाता है कि जो मालवा प्लेट्यू है, इसका ये किस प्रकार की चट्टान से बना है, तो बताएंगे आप बेसाल्ट चट्टान से बना है। और बेसाल्ट चट्टान किससे बनती है? तो ध्यान रखना, मैग्मा के जमने से, लावा के जमने से। तो सबसे पहली बात, जो मालवा का प्लेट्यू है, इसका जो निर्माण हुआ है वो बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। बेसाल्ट चट्टानों से मतलब ज्वालामुखी उद्गार से। ज्वालामुखी उद्गार से इनका निर्माण हुआ है। पहली बात क्लियर हो गया। फिर उसके बाद इसकी जो लोकेशन देखी है, इसकी स्थिति, यह अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी और विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत के मध्य स्थित है।
यह अरावली पर्वत श्रेणी और विंध्य पर्वत के मध्य स्थित है। आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। ये देखो अरावली पर्वत श्रेणी बताई थी मैंने आपको, ये विंध्य पर्वत श्रेणी है। इन दोनों के मध्य स्थित है भाई, ये आपको दिखाई दे रहा है ना ये वाला, इन दोनों के मध्य स्थित है। तो पहली बात आपको यह क्लियर हो जाती है कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है, तो बता सकते हैं कि यह कहाँ पर स्थित है, अरावली पर्वत श्रेणी और विंध्य पर्वत है उसके मध्य स्थित है। अच्छा, इसका विस्तार पूछा जाए तो ये कहाँ, इसका जो विस्तार है वो कहाँ पर है, तो विस्तार मित्र ध्यान रखना, इसका विस्तार गुजरात राज्य, कहाँ पर, गुजरात राज्य में इसका विस्तार है। इसके साथ साथ अगर पूछा जाता और किस राज्य में है, तो गुजरात का मध्य प्रदेश में भी इसका कुछ भाग है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भी ये स्थित है। राजस्थान में भी इसका विस्तार है, राजस्थान में, लेकिन मध्य प्रदेश गुजरात राज्य में इसका विस्तार सबसे ज्यादा है। अच्छा, ये जो बैसाल्ट चट्टान है इस पर काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी मित्र यही पाई जाती है, और काली मिट्टी आप बेहतर तरह जानते हैं कपास के उत्पादन के लिए, कपास के उत्पादन के लिए सबसे बेहतर है। पूछा जाए कपास का उत्पादन किस प्रकार की मिट्टी में होता है, तो बता दीजिए काली मिट्टी में। आप लोग ये बताइए, जो काली मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल लेवल पर काली मिट्टी को किस नाम से जानते हैं, अगर पूछा जाए तो बता सकता है चेरोजम, इसको चेरोजम कहा जाता है, चेरोजम कहते हैं काली मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो कपास के लिए यह मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी मेरे भाई, ठीक है। और इस जो अपना मालवा प्लेटू है, इस पर कौन कौन सी नदियां बहती हैं, इससे होकर के कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं, तो ध्यान रखना, इस मालवा प्लेटू से चंबल नदी, चंबल नदी, सिंध नदी, सिंधु नहीं है, सिंधु ऊपर वाली है, ठीक है, जो यहां बहती है पाकिस्तान में जाती है, सिंध है ये तो केवल, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, बेतवा, केन, ये नदियों के नाम हैं। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, इसके साथ साथ पार्वती नदी, पार्वती नदी पूछी जाती है, ठीक है, किस पठार से होकर के बहती है। और इसके बाद आपने एक सुनी होगी सिप्रा नदी, इसे हम लोग छिप्रा नदी भी कहते हैं, फिर सिप्रा, इसका नाम सिप्रा नदी कहते हैं ना। जो महाकाल नगरी के नाम से जाना जाता है, उज्जैन नगर, उज्जैन जिसे महाकाल नगरी के नाम से जानते हैं, वो किस नदी के तट पर है, तो ध्यान रखना है सिप्रा नदी बोलते हैं ना, छिप्रा नदी उसी के तट पर स्थित है। इसके साथ साथ जो माही नदी है, माही नदी, ये भी इसी के पठार से होकर के प्रवाहित होती है। तो मैंने बताया चंबल नदी, सिंधु नदी, बेतवा, केन, पार्वती, छिप्रा और माही नदी, इस जो अपना मालवा का पठार है उस पर होकर के क्या करती है, प्रवाहित होती है। उम्मीद है इतनी बातें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अब हम बताते हैं आपको जो बुंदेलखंड का पठार है सेकंड वाला, उसके बाद बघेलखंड का पठार, तीनों के बारे में बेहतर तरीके से समझेंगे। जरा ध्यान दीजिए, अब डालिए लोकेशन, तो आप समझ ही गए ना, बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, इसका जो विस्तार है मित्र, बुंदेलखंड के पठार का विस्तार है मित्र, यह मध्य प्रदेश, प्लस उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जो भाई उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, तो पूछा जा सकता है कि बुंदेलखंड का पठार उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में फैला हुआ है, तो याद रखना मित्र, ये 7 जिलों में फैला हुआ है। कितने, 7 जिलों में फैला हुआ है। बुंदेलखंड का पठार है उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में फैला हुआ है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे ललितपुर हुआ, झांसी हुआ, जालौन हुआ, ये सभी किसके तहत आते हैं, तो ये बुंदेलखंड का पठार है, उसी पर इनका विस्तार है मित्र। इसके साथ साथ एक बात और याद रखना कि बुंदेलखंड का पठार है वो
भारत के सबसे प्राचीन भूखंड प्रायद्वीपीय पठार के भाग का भाग है। हम कह सकते हैं बुंदेलखंड का पठार है वह सबसे प्राचीन भारत के सबसे प्राचीन भूखंड प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग है ये। कौन सा? उत्तरी भाग है ये। क्या है मतलब? ये उत्तरी भाग है, आप लोग याद रखेंगे। अभी जस्ट मैंने आपको मैप में ये दिखाया, ये वाला, ये प्रायद्वीप भारत का उत्तरी भाग है ना, उसका पार्ट है ये। पूछा जाए तो बता सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। और ये यमुना नदी है ना, यमुना नदी, यमुना नदी नदी इसी पठार से होकर प्रवाहित होती है। पॉइंट समझ में आ चुका होगा ना मित्र? ये पॉइंट भी आप लोगों के समझ में आ चुका होगा। उसके बाद तीसरा वाला पठार है, प्लेट्यू है, उसे कहते हैं बघेलखंड का पठार। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सारे, जब स्पेशल पढ़ते हैं किसी राज्य की जीके तो उस वहां पर ये पूछा जाता है, ठीक है। ये जो पठार है बघेलखंड का पठार, ये एक समृद्ध कह सकते हैं खनिजों की दृष्टि से, खनिजों की दृष्टि से समृद्ध पठार है। इस पठार पर देखा जाए तो कोयला भी पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है, बॉक्साइट बहुत निकलता है, बॉक्साइट बहुत निकलता है यहां पर, और लोह अयस्क, इसके साथ साथ अब्रक भी यहां निकलता है, और डोलोमाइट, ये सारे खनिज है ना, वो मोस्टली इसी बघेलखंड के पठार से निकाले जाते हैं। यहां तक किसी भाई को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको केंद्रीय उच्च भूमि थी उसके बारे में बताने का बेहतर तरीके से प्रयास किया। अब मैं इसके आगे, मैंने बताया इसके आगे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जिसे हम लोग छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटा नागपुर का पठार, CH, छोटा नागपुर के पठार के नाम से जानते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे। आप लोग हेडिंग बनाइए, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, अगर भारतीय मैप पर इसकी लोकेशन देखें तो देखिए कहां पर विस्तार है इसका। जरा ध्यान दें, जो छोटा नागपुर का पठार है मित्र, वो मोस्टली यहां पाया जाता है इस तरीके से। ये क्या है? छोटा नागपुर का पठार, इसका विस्तार देखा जाए, इसका जो विस्तार अगर देखा जाए तो इसका विस्तार मित्र, कुछ पार्ट इसका छत्तीसगढ़ में पड़ता है, छत्तीसगढ़, लेकिन सर्वाधिक इसका विस्तार वो झारखंड राज्य में। किसमें? झारखंड राज्य में। छोटे नागपुर के पठार का सर्वाधिक विस्तार झारखंड राज्य में, लिख सकते हैं सर्वाधिक विस्तार। इसके साथ साथ ये इसका कुछ पार्ट उड़ीसा में पड़ता है, प्लस वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में भी इसका विस्तार है। तो इसका विस्तार मित्र 4 राज्यों में फैला हुआ है। कितने राज्यों में? 4 राज्यों। ये क्लियर हुआ? अच्छा, छोटा नागपुर का पठार है मित्र, इसे भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। इसे भारत का रूर प्रदेश कहते हैं, क्यों कहते हैं? अच्छा, रूर क्या है? तो रूर मित्र जर्मनी में एक स्थान है, एक एरिया है
उस पर एक शहर बसा हुआ है रूर, और वो जो एरिया है, वो क्षेत्र है, वो खनिजों के उत्पादन में पूरे विश्व में जाना जाता है, पूरे दुनिया में जाना जाता है खनिजों के, उनके अयस्कों के प्रोडक्शन के संबंध में। इसलिए उसी को ध्यान में रखते हुए इस छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि यहां पर भी सर्वाधिक मात्रा में खनिज उत्पादन किए जाते हैं, जैसे कोयला हुआ, लोह अयस्क हुए और अन्य खनिज संपदा हुई, यहाँ पर सर्वाधिक भारत मतलब निकलता है यहाँ से। इसलिए इसे भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। आप लोग याद रखना इस फैक्ट को, ये पूछा जाए भारत का रूर प्रदेश किसे कहते हैं, तो छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता भाई। ठीक है, यहाँ पर कोयला हुआ, लोहा हुआ या लोह अयस्क हुए, लोह अयस्क हुए, ये बहुत निकाले जाते हैं। इसके साथ साथ एक नदी है मित्र, इसे हम लोग दामोदर नदी कहते हैं। दामोदर नदी, दामोदर नदी इस छोटे नागपुर के पठार को, जैसे ये छोटा नागपुर का पठार है, इसे दो भागों में विभाजित करती है। इसे दो भागों में इस तरह से विभाजित करती है। ये कौन सी नदी है? दामोदर नदी है। कौन सी नदी है? दामोदर नदी है। यह छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में विभाजित कर देती है। अच्छा, दामोदर नदी है मित्र, इसे जीवाश्म जैविक मरुस्थल नदी कहा जाता है। जैविक मरुस्थल नदी भी से कहते हैं, क्योंकि ये प्रदूषित नदी है मित्र। ये इतनी प्रदूषित नदी है क्योंकि इसमें इसके पॉल्यूशन के कारण छोटे छोटे जीव जंतु इसमें नहीं पाए जाते। जैसे मरुस्थल होता है डेजर्ट, डेजर्ट में जीव जंतु पशु पक्षी बहुत कम पाए जाते हैं ना, उसी तरीके से इस नदी में, दामोदर नदी में कीड़े मकोड़े जीव जंतु बहुत न की मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें पॉल्यूशन की वजह से वो सब मर जाते हैं। इसलिए दामोदर नदी को भारत की जैविक मरुस्थल नदी कहा जाता है। भारत की जैविक मरुस्थल नदी कहा जाता है इसी कारण इसको। क्यों? और एक बात और है, इस नदी को काली नदी भी कहते हैं, क्योंकि ये छोटा नागपुर के पठार से होकर बहती है ना, तो दूर से दिखने पर एक काली दिखाई देती है, इसे काली नदी भी कहा जाता है। आप इससे अलग से फैक्ट नोट कर सकते हैं। अच्छा, ये नदी छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में विभाजित कर देती है, ये मैंने जस्ट आपको बताया था। इसका जो ऊपरी वाला भाग है, उत्तर वाला, इसे हजारीबाग का पठार कहते हैं। हजारी, नोट करते जाइए, हजारीबाग का, हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार इसे कहते हैं। और जो नीचे वाला पार्ट है ये वाला, इसे रांची का पठार कहते हैं। रांची का पठार, रांची का पठार कहते हैं। क्लियर हुआ? हजारीबाग का पठार ऊपरी वाला भाग है और नीचे वाला भाग क्या है? रांची का पठार। और ये जो हजारीबाग का पठार मित्र, यहां पर एक चोटी है, इसे पारसनाथ चोटी कहा जाता है। पारसनाथ चोटी कहा जाता है। अच्छा, आप लोग ये बताएंगे, जो पारसनाथ थे वो किस धर्म से संबंधित हैं? अधिकांश लोग जानते हो जैन धर्म से संबंधित हैं। पारसनाथ थे वो जैन धर्म से संबंधित है। अच्छा, जैन धर्म में अब तक 24 तीर्थंकर हुए और महावीर स्वामी थे वो 24वें तीर्थंकर थे। जो पार्श्वनाथ थे वो कौन से तीर्थंकर थे, किस नंबर के तीर्थंकर थे, और इनका सिंबल क्या था? और इनका सिंबल क्या था? पार्श्वनाथ का। और इन्हीं के नाम पर हजारीबाग का जो पठार है उसमें एक चोटी है पारसनाथ। यहां पर जैनों का बहुत बड़ा मंदिर भी है मेरे भाई। आप लोग इस बात को याद रख सकते हैं, यहां तक किसी भाई को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक बात और याद रखना, जो पारसनाथ चोटी है ये छोटे नागपुर पठार की, छोटे नागपुर का जो पठार है उसकी सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी है, क्या है? सबसे ऊंची पीक है मित्र, याद रखना। यहां तक किसी भाई को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मैंने छोटा नागपुर का पठार से, हालांकि और बहुत सी चीजें वो मैं आपको जब बेहतर तरीके से
पढ़ाऊंगा डीपली क्लास तब बता दूंगा मैं, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये काफ़ी है। आगे चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ शिलांग का पठार। कौन सा मित्र? शिलांग या मेघालय का पठार। शिलांग या मेघालय, मेघालय का पठार। शिलांग या मेघालय का पठार, तो वही मित्र आप सबसे पहले इसकी लोकेशन पता होना चाहिए, कहां पर है ये। तो जरा ध्यान दें, इसका जो विस्तार है वह पूर्वांचल में है, यहां पर है, यहां पर। ये वाला कौन सा पठार है? तो ये मेघालय का पठार है। इसे कहते हैं शिलांग का पठार। क्लियर हुआ? हाँ। सबसे पहली बात, जो मेघालय का पठार है मित्र, ये प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। प्रायद्वीपीय जो पठार है ना, उसका ही पार्ट है, उसका ही मतलब भाग है। आप सोचें कि ये जो पठार है मेघालय है, मेघालय का पठार है, वो हिमालय का पार्ट हो, हिमालय का नहीं है। हिमालय में की जो चोटियां हैं, पहाड़ियां हैं, जैसे डफला की पहाड़ियां, मिरी की पहाड़ियां, मिकिर की पहाड़ियां, पटकाई बुम की पहाड़ियां, मीजो की पहाड़ियां, ये उसमें आती हैं हिमालय के तहत। लेकिन जो मेघालय का पठार है, ये उसका पार्ट नहीं, ये हिमालय का पार्ट है। किसका पार्ट है? हिमालय का पार्ट है, सॉरी उसका प्रायद्वीपीय भारत का पार्ट है मित्र, याद रखेंगे। क्लियर हुआ? ये फैक्ट पूछा जाता है तो आप लोग याद रखना। और प्रायद्वीपीय पठार के तहत मित्र एक पहाड़ियां आती हैं जिन्हें राजमहल की, राजमहल की, राजमहल की पहाड़ियां कहते हैं। क्या कहते हैं? राजमहल की पहाड़ियां कहते हैं। मतलब जो शिलांग का पठार है वो राजमहल की पहाड़ियों का पार्ट है। और राजमहल की पहाड़ियां किस राज्य में पाई जाती हैं? तो मित्र ध्यान रखना, ये झारखंड राज्य में पाई जाती हैं। ये वैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए कि राजमहल की पहाड़ियां किस राज्य में, तो बता दीजिए झारखंड राज्य मित्र। कहां पर? झारखंड राज्य में। और एक बात और याद रखना, इस पठार पर मैं जरा मैप के माध्यम से बताने का एक बार पुनः प्रयास करता हूं। जैसे ये है, ये पठार है, उधर आपकी राजमहल की पहाड़ियां हैं इस तरीके से। इसमें एक इस तरह बीच में गैप है, इस तरीके से ये गैप है। हालांकि पार्ट तो इसी का है, राजमहल की पहाड़ियों का, लेकिन ये गैप है। इस गैप को मित्र ध्यान रखना मालदा गैप कहते हैं। क्या कहते हैं? मालदा गैप, मालदा गैप कहते हैं। और मालदा गैप किस कारण हुआ है? आपने देखा होगा गंगा नदी इस तरह बह कर आती है, इधर ब्रह्मपुत्र नदी इस तरह बह करके आती है, तो इन्होंने काट दिया है राजमहल की पहाड़ियों को और मेघालय के पठार को। इसका ये वाला पार्ट काट दिया है और इस कारण इनमें गैप हो गया है। इसको मालदा गैप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब जो मेघालय का पठार है, इसमें 5 प्रमुख पहाड़ियां पाई जाती हैं जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे डायरेक्ट पूछी जाती हैं। इस पठार पर 5 पहाड़ियां पाई जाती हैं। मेघालय के पठार पर 5 पहाड़ियां पाई जाती हैं। ये बहुत इंपोर्टेंट हैं। कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले गारो पहाड़ी, गारो पहाड़ी, उसके बाद जयंतियां, सॉरी खासी पहाड़ी, खासी पहाड़ी, उसके बाद तीसरे नंबर पर जयंतियां पहाड़ियां, जयंतियां पहाड़ियां। ये जो तीनों पहाड़ियां हैं मित्र, मैंने 5 बताई हैं, अभी आपको 3 बताया। तीनों पहाड़ियां मित्र याद रखना ये मेघालय राज्य में है। कहां पर है? मेघालय राज्य में तीनों पहाड़ियां। लेकिन 2 पहाड़ियां और हैं, मिकिर की पहाड़ियां और रेगमा की पहाड़ियां। मिकिर की पहाड़ियां, मिकिर की पहाड़ियां और रेगमा की पहाड़ियां, रेगमा की पहाड़ियां। ये दोनों पहाड़ियां, ये दोनों असम राज्य में हैं। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेगमा की पहाड़ियां किस राज्य में, तो आप क्या बताओगे? आप सीधे सीधे बताइए कि रेगमा की जो पहाड़ियां हैं वो असम राज्य में है। मिकिर की पहाड़ियां
असम राज्य में। लेकिन गारो खासी जयंतिया की जो पहाड़ियां हैं, जो शिलांग या मेघालय के पठार का पार्ट है, ये मेघालय राज्य में। ठीक है। एक फैक्ट आपने जरूर सुना होगा, जो खासी पहाड़ी है मित्र, खासी पहाड़ी है, शिलोंग के पठार पर स्थित है। यहीं पर एक स्थान है छोटा सा, चेरापूंजी, चेरापूंजी या मानेसराम, मानेसराम, ये दोनों अलग अलग हैं मित्र, चेरापूंजी और मानेसराम। ये खासी पहाड़ियों पर स्थित है मित्र। किस पर है? खासी पहाड़ियों पर स्थित हैं। यहीं पर विश्व की सबसे ज्यादा जो वर्षा है, रेनफॉल है, वो क्या की जाती है? मापी जाती है, मेजर किया जाता है। सबसे ज्यादा वर्षा अगर पूछा जाए दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है, या विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है, रेनफॉल कहां पर होता है, तो बता सकते हैं चेरापूंजी या फिर शिलांग के पठार या खासी की पहाड़ियां। क्लियर हुआ? तो मैंने आपको मेघालय के पठार के बारे में बेहतर तरीके से बताया। ठीक है, ये पहाड़ियां सब चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। कल हम जो पढ़ेंगे, कल हम जिन जिन चीजों का अध्ययन करेंगे, तो पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट के बारे में पढ़ेंगे। पूर्वी घाट है जो टूटा फूटा है, और जो दक्कन ट्रैप है ना ये वाला, इसके बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ जो पालनी की पहाड़ियां हैं, अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं, नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, सेवराई की पहाड़ियां हैं, इन सब के बारे में बेहतर तरीके से जानेंगे। तो कल के लिए आपको टाइम से क्लास मिल जाएगी। और ये सेशन आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। जिन क्वेश्चनों का आंसर पूछा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी, तब तक जय हिंद, जय भारत।